हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आप कंटिन्यू कल क्लास देख रहे थे, चैप्टर 13 चल रहा था। सब्जेक्ट हमारा विज्ञान था और हमारा पर्यावरण पाठ या चैप्टर चल रहा था। अब उसमें हम लास्ट में थे आहार जाल पर, तो आज कंटिन्यू आहार जाल सीखेंगे। उससे पहले कुछ हम आपको यानी अगली क्लास में बताएंगे पेपर पैटर्न की कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। पहले 4 पार्ट है। पहले 1 से 4 है, वो कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं, जो कि केमिस्ट्री के हैं। फिर 4 से यानी 5 से 8, 5 से 8 है, वो 25 नंबर के हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 2 पार्ट है, 9 से 9 और 10। समझ में आ रहा है? तो वो है आपके 12 नंबर के। फिर 11 और 13, यानी 11 और 12, सॉरी 13 नहीं, 11 और 12, 2 पार्ट है, वो 13 नंबर के हैं। और फिर ये जो 13वां पार्ट है वो 5 नंबर का है। टोटल मिलाकर कितने हुए? 25 दूना 50, 25 3 75 और 80 नंबर का पेपर है। अब पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी परीक्षा में। ये तो अंक थे, ये चैप्टर चैप्टर थे, तो इनको भी ध्यान में रखना आप। चलो कंटिन्यू आहार जाल से हम पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो देखें। और हमारा टारगेट है वो आपको पता ही है, साइंस में 100 में से 100 क्रॉस करना। तो आहार जाल के बारे में देखना आप। आहार जाल, प्रकृति में कोई भी आहार श्रृंखला एकल नहीं होती। प्रकृति में है जो कोई भी आहार श्रृंखला है वो एकल नहीं होती, अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में संबंधित भी होती है। उदाहरण के लिए घास को टिड्डा खाता है, फिर टिड्डे को और कोई कीट खा जाते हैं, लेकिन घास हिरण खाए तो और खरगोश आदि द्वारा खाई जा सकती है। इसी प्रकार हिरण को शेर खा जाता है, परंतु हिरण को चीता, भेड़िया, तेंदुआ आदि भी खा सकते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी जीव को किसी भी विशिष्ट जीव द्वारा खाया जाए। स्पष्ट है कि एक जीव के एक से अधिक भक्ष्य हो सकते हैं, भक्ष्य है ना खाने वाले, और स्वयं भी जीव अनेक जीवों का भक्ष्य कर सकता है, यानी खुद जीव भी क्या कर सकता है? अनेक जीवों को खा सकता है। फिर आगे देखो, अनेक भक्ष्य हो सकते हैं और स्वयं भी अनेक जीवों का भक्ष्य बन सकता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। कल देखा था, घास कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? कीट। और कीटों को कौन खाता है? मेंढक। और उसी प्रकार हमने दूसरा भी देखा था, क्या करते हैं? घास कौन खाते हैं? या फिर घास को हिरण खाते हैं, हिरण को शेर खा जाता है। यही देखा था। एक और था कि कीटों को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन? सर्प खा जाता है। ये आदि खाद्य श्रृंखलाएं थी। फिर उसके बाद वाला टॉपिक आ रहा है कौन सा? सुपोषण। आगे वाला टॉपिक कौन सा है? सुपोषण। किस प्रकार होता है सुपोषण? आगे देखो। वाहित मलमूत्र वे जब बहकर जलाशयों में पहुंच जाते हैं तो उनमें कार्बन पदार्थों की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप जलीय प्लवकों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। प्लवकों की अत्यधिक संख्या बढ़ने पर इन्हें जलीय ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन के अभाव में असंख्य जीव मरने और सड़ने लगते हैं तथा जलाशय में पोषकों के अत्यधिक संभरण तथा ऑक्सीजन की कमी को सुपोषण कहते हैं। खाद्यों का संभरण तथा ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? सुपोषण। उसके बाद है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। एक नियम है कौन सा? ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा स्थानांतरण का स्थानांतरण के 10% का 10% नियम। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम देखो किस प्रकार है, क्या कहता है। तो ऊर्जा प्रतिशत का 10% का नियम, इसके अनुसार किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर का उपलब्ध ऊर्जा उससे पहले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 10% होती है। उसमें उपलब्ध ऊर्जा पहले वाले का 10% होगी। आगे प्रत्येक श्रेणी के जीव एक पोषण स्तर बनाते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर का लगभग 90% ऊर्जा जैवीय क्रिया तथा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है तथा केवल 10% ऊर्जा ही इसे या इसमें संचित रहती है। ये ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध रहती है। अन्य प्रकार के अंतिम पोषण स्तर तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम ऊर्जा रह जाती है। इसे लिंडमान का ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं। इसे किसने दिया था? लिंडमान ने। इस नियम को लिंडमान ने दिया था। पूछा जाता है कभी कभार, याद रखना। अब आगे परिस्थितिकीय पिरामिड। परिस्थितिकीय पिरामिड, परिस्थितिकीय या स्थितीय, परिस्थितीय या परिस्थिति की पिरामिड। पिरामिड
या पिरामिड। परिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है? किसी भी पारितंत्र में उत्पादों, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के चित्रीय निरूपण को परिस्थितिकीय या परिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ये थ्योरी वाला चैप्टर है, थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही, सिलेबस में है। तो आगे देखो, परिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। देखना किस प्रकार के होते हैं। परिस्थितिकीय पिरामिड में पहला जीव संख्या का पिरामिड। पहला कौन सा है? जीव संख्या का, जीव संख्या। दूसरा कौन सा होगा? जीव भार का, जीव संख्या, जीव भार। और तीसरा, तीसरा कौन सा होगा? ऊर्जा का पिरामिड। तीसरा होगा ऊर्जा का पिरामिड। आगे देखो, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अब कौन सा आ रहा है? जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय के बारे में पढ़ना है। अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो समय के साथ प्रकृति में सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा हानि रहित पदार्थों में अपघटित कर दिए जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे घरेलू कचरा, कृषि अपशिष्ट आदि। अब है अजैव निम्नीकरणीय। अब कौन सा है? अजैव निम्नीकरणीय, जिनका अपघटन नहीं होता। ये जैव निम्नीकरणीय है जिनका अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, हो जाता है। अब अजैव निम्नीकरणीय है जिनका अपघटन नहीं हुआ है। पहले परीक्षा में पूछा गया है, सवाल है, ध्यान रखना आप। और जिसने सारी क्लासें देखी है उनको पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया हर एक क्लास में 2-3 क्वेश्चन। तो ये है अजैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, ये यहाँ पर है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नहीं किया जा सकता, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। प्लास्टिक, डीडीटी आदि। अब है जैविक आवर्धन। अब क्या है? जैविक आवर्धन। देखना फिर, जैविक आवर्धन क्या है? ये छोटी छोटी परिभाषाएं यही पूछी जाएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक तो अंतर पूछ लिया जाएगा जैव निम्नीकरणीय निम्नीकरणीय। अब जब कोई हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी भोजन के साथ किसी स्व आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है तो उसका सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक पोषक या पोषक स्तर में बढ़ता जाता है। इसी परिघटना को जैविक अपघटन या आवर्धन कहते हैं। कैसे होता है देखना, डीडीटी, डीडीटी उससे क्या बनेगा? शैवाल, शैवाल। फिर शैवाल को कौन? मछली। और फिर मछली को कौन? पक्षी। कुछ इस प्रकार होगा इसका आवर्धन। अब है ओजोन। अब क्या है इंपॉर्टेंट? ओजोन। आपने देखा होगा कि आजकल सुनने में आ रहा है ओजोन पर सूक्ष्म छिद्र होने लगे हैं, जिससे पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है और ज्यादा यानी यानी बीमारियां हो रही है ज्यादातर, जैसे कैंसर वगैरह। अब आगे, ओजोन प्रकृति में गैस के रूप में पाई जाती है। इसमें एक अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। और O होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की बात कर ली जाए तो O2, और ओजोन होगी O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन पृथ्वी के लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सघन परत के रूप में स्थित है। 16 किलोमीटर ऊंचाई पर एक सघन परत या घनी परत है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अब है रिफ्रिजरेशन, वृक्ष या अग्निशमन यंत्रों, जेट उत्सर्ग तथा एरोसोल स्प्रे से भी उत्सर्जित होने वाली रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम क्या है या शॉर्ट नेम? CFC, जो कि आपने बताया रेफ्रिजरेटरों में भरी जाती है। CFC से वायुमंडल ओजोन का क्षरण हो रहा है, जिससे कुछ स्थानों पर ओजोन काफी पतली हो गई है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा रोग, आंखों के रोग, प्रतिरक्षी तंत्र रोग उत्पन्न होने की संभावना है। अब है जीवमंडल। अब कौन सा है? जीवमंडल, जीवमंडल। देखना भी, जीवमंडल की परिभाषा, पृथ्वी का वह समस्त भाग जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं जीवमंडल कहलाते हैं। अब है स्थल मंडल। जीवमंडल की क्या बात, क्या है? स्थल मंडल, स्थल मंडल। पृथ्वी की स्थल सतह जैसे रेगिस्तान, मैदान, चट्टान आदि स्थल मंडल है।
पृथ्वी की स्थल सतह जैसे रेगिस्तान, मैदान, चट्टान आदि स्थल मंडल कहलाती है। जलमंडल वे भाग जिस पर जल है या जलीय जीव निवास करते हैं उन्हें जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों वाला क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम। पाठ यहाँ तक विराम की स्थिति की ओर है। आगे किसी पारितंत्र के घटक यानी किसी पारितंत्र के घटक है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन, ये तीनों ही क्या है, किसी पारितंत्र के घटक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो देखना फिर आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार है। और आज से आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन एक बार कंप्लीटली पूर्णतः क्लास किसकी लगा दी जाएगी, आपकी डेस्क पर आती है वो, और उसके बाद शेखावटी के कुछ पेपर भी हमारे पास आने वाले हैं, वो आते ही आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। पारितंत्र वापस देख लेना, जिसके समझ में नहीं आया है। पारितंत्र क्या क्या आते हैं पारितंत्र में, उपभोक्ता या पहले उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता उसके बाद अपघटन, उपभोग करने के बाद क्या होता है, अपघटन। इसके आगे निम्न में से उत्पादक है, निम्न में से हरे पौधे क्या है, उत्पादक का कार्य करेंगे। फिर उसके बाद हरे पौधे किस पोषी स्तर में आते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर में। पोषी स्तर तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, पोषी स्तर। पोषी स्तर की बात कर ली जाए तो तीन होते हैं, प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक एवं तृतीयक, तृतीयक। आगे देखना, तो हरे पौधे किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो गेहूं का खेत क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे बड़ा पारितंत्र है रेगिस्तान, महासागर, वन और झील, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा महासागर होगा। प्रकृति में कितने प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड पाए जाते हैं, तो तीन प्रकार के पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकीय पिरामिड, पिरामिड पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, तो तीन टाइप के। उसके आगे देखना, ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह किस तरफ होता है, एक दिशा में। निम्नलिखित में से अजैव निम्नीकरणीय है, अजैव निम्नीकरणीय वो चमड़ा होगा। उसके बाद है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन, ओजोन को हानि पहुंचाने वाले कारक कौन है, हानि पहुंचाने वाले कारक, वाले कारक, तो CH3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके आगे रिक्त स्थान देखना, खाली जगह कारक में अजीवित अंश पाया जाता है, तो अजीवित अंश को क्या कहा जाता है, अजैविक। अजीवित, अजीवित अंश को किसमें लिया जाता है, अजैविक में। अजीवित अंश पाया जाएगा, तो ये किसमें पाया जाएगा, अजैविक घटकों में। और जीवित अंश, और जीवित अंश किसमें पाया जाएगा, जीवित अंश किसमें पाया जाएगा, तो वो जैविक घटकों में पाया जाएगा, जैविक घटक, और या सजीवों को भी बोल सकते हैं। आगे वाली, जो जीव उत्पादन द्वारा उत्पादित भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपभोक्ता। जो क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उत्पादक पर। उसके बाद स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। जैविक, जैविक अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, होते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरण। आगे देखो, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो आपने देखा होगा पहला सर्वाहारी, तो इसमें होगा चौथा झूम भी। इसके बाद मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी में क्या होगा,
मर्तोपजीवी में होगा कवक, फिर होगा परजीवी। परजीवी क्या है? तो परजीवी में होगा कौन सा? अरे परजीवी में कौन सा होगा? मर्तोपजीवी में होगा, सर्वहारी में होगा कुत्ता, और परजीवी में होगा जों। फिर शाकाहारी में कौन होगा? शाकाहारी में शाकाहारी में होगा हिरण। फिर परभक्षी, परभक्षी किसे कहते हैं? परभक्षी में होगा शेर। फिर लास्ट उत्पादक है, उत्पादक में क्या होगा? उत्पादक में हरी घास होगी। उसके बाद पर्यावरण की परिभाषा, किसी जीवधारी के आसपास का आवरण क्या कहलाता है? जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। किसी वन की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, वन की खाद्य श्रृंखला क्या होगी? हरे पेड़ पौधे घास जिन्हें हिरण खाएगा, हिरण को भेड़िया, भेड़िया को शेर। क्या श्रृंखला देखना आप किस प्रकार है? हरे पौधे, हरे पौधे, उनको कौन खाएगा? हिरण, हिरण, हिरण को कौन खाएगा? भेड़िया, भेड़िए को कौन खाएगा? भेड़िए को शेर खाएगा। तो भेड़िए को कौन खा जाएगा? शेर। आगे देखना, आगे देखना। जैव निम्नीकरण पदार्थ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाए, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। फिर मानव निम्नीकृत या निर्मित एक अजैविक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है तो प्लास्टिक होगा। फिर उत्पादक क्या है? हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं उन्हें प्राथमिक कहते हैं या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। उसके बाद जीवमंडल, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जीवधारी मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। फिर है दो सूक्ष्म जीवधारियों के नाम, तो जीवाणु तथा कवक। अब आपको बता दें कि आपका 10वीं का एक बार रिवीजन कंप्लीट हो गया आज, ये लास्ट पार्ट। अब किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ कि कुछ ये बताओ, तो उसी टॉपिक पर ज्यादा चर्चा कर ली जाएगी। ऐसे तो हमें क्या पता कि आपके कौन सा चैप्टर है या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं है। सारे चैप्टर आसान है, और ये अब की बार अगर 30% सिलेबस कम होने की वजह से बहुत बढ़िया चांस है 100 में से 100 क्रॉस करने का। क्या? 100 में से 100 क्रॉस करने का। बाकी आप वैसे समझदार हो ही, डेस्क वर्क निकालनी है प्रत्येक पेपर मैं भी बता दूंगा 1-2 घंटे की क्लास में, और 1-2 आपको किस प्रकार लिखना है वो उसी टाइम एग्जाम के टाइम आप क्लास देख लेना, अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। और 2-3 पेपर हम तैयार करेंगे एनालिसिस करके कि पुराने पेपरों में आए हुए हैं या नहीं है, रिपीट होने के चांस है, या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर पेपर डे, यानी जो शेखावटी वाला पेपर आएगा उसका पैटर्न लेकर हम भी आपको पेपर देते रहेंगे। तो कंटिन्यू आप लाइव क्लास देखते रहें, और इसके बाद क्या पता 9वीं क्लास लग जाए। तो धन्यवाद।